नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने बालाजी एजुकेशनल चैनल इस प्लेटफॉर्म पे मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो आपका क्लास होगा, ये सीरीज़ मैं 120 क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगा पर डे आपके लिए, जब तक आपका पेट का एग्जाम हो नहीं जाता। और ये जो 120 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको बहुत देगा ये, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग इस 120 क्वेश्चन के सीरीज़ को देखेंगे, इसको करेंगे, मेरे साथ करिए, ठीक है। और जरूर इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, इन सारे क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो 120 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें मैंने हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आपके मैंने हिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी से, 20 क्वेश्चन आपके मैंने पॉलिटी से, 20 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से, 20 क्वेश्चन मैंने आपके करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन मैंने आपके साइंस, इन सबसे डाला हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सोचिए, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपके पास तैयार हो जाएगा, जिसकी आप तैयारी कर चुके हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको एक एज ए टेस्ट के रूप में आप दीजिएगा। जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो एज ए टेस्ट के रूप में दीजिएगा। पहले मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा, उसके ऑप्शन बोलूंगा, उसको आप सुनिएगा और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो तब तक आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हाँ, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा काल का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये पहले आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री सीरीज, इसमें 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। तो हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित था। पहला ऑप्शन आपके पास है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है धौलावीरा। तो आप लोग सोचिए कि इन चारों में से ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन डी धौलावीरा जो होगा, ये हड़प्पा काल में ये जो नगर है ये 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। ये हड़प्पा काल में 3, आपको पता है कि ये चारों के चारों जो नगर हैं ये किससे रिलेटेड हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये चारों के चारों जो स्थान है ये किससे रिलेटेड है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो इसमें बात हो रही है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है। तो धौलावीरा जो है, अच्छा ये धौलावीरा आज के टाइम में पड़ता क्या है, तो ये गुजरात में एक स्थान है, गुजरात में एक स्थान है कच्छ का रण, कच्छ का रण या कहते हैं कच्छ का रेगिस्तान, ठीक है। वहाँ पे एक द्वीप है खादिरा, वहाँ पे एक द्वीप है खादिरा द्वीप, ठीक है। उस खादिरा द्वीप पे ये धौलावीरा जो है ये स्थित है, ठीक। ये जो 3 भागों में विभाजित होने का मतलब है कि नगर जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। ये जो नगर था ये 3 पार्ट में डिवाइड था। ये एक सबसे पहले किला था, किला के बाद ये मध्य नगर, और मध्य नगर के बाद आपका जो सबसे नीचे आता है वो निचला नगर, ठीक है। यानी ये जब समझ रहे हैं, जब ये होता था कि पहले निचले नगर में फिर मध्य नगर, जो होता था मध्य नगर फिर किला, ठीक। तो ये 3 भागों में विभाजित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। तो आप हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर था जिसको दर्शाया नहीं गया था इन चारों में से। तो आपको पता है कि बाघ, ये भी जो था मुहर पे दर्शाया गया था, और टेराकोटा कला में भी गैंडा दर्शाया गया था, ठीक है। एक सिंह वाला गैंडा आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है तो एक सिंह वाला गैंडा तो पढ़ा होगा। तो बाघ भी दर्शाया गया था, गैंडा भी दर्शाया गया था, इसके साथ साथ हाथी भी दर्शाया गया था, ठीक। क्या नहीं दर्शाया गया था, गाय, गाय को नहीं दर्शाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गाय, ठीक। यानी ये जो गाय है ये आपका नहीं दर्शाया गया था, ठीक, और बाकी सारे के सारे दर्शाए गए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। क्या है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो इसको क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहते हैं ना, यानी माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और मोहनजोदड़ो से बहुत पूछता है कि मोहनजोदड़ो पे इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था, स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ठीक, और धौलावीरा या कालीबंगा। तो कहाँ पे पाया गया था बृहत स्नानागार, ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में, बहुत बड़ा था, ठीक है, बृहत स्नानागार। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ठीक है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ठीक है, उन्होंने कपड़ी के बक्से में अनाज का क्या किया, भंडारण किया, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, ठीक। कौन सा कथन सत्य है। और सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पे पालते थे। इन चारों क्वेश्चंस में से, चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, सिंधु घाटी के लोग क्या कपास का सबसे पहले उत्पादन किया सिंधु घाटी के लोगों ने, ये आप बताइए पहले। कपास का उत्पादन सिंधु घाटी के लोगों ने क्या सबसे पहले किया। आपको पता है कि रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था। अगर मैं रेशम की बात करूँ तो रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था, ठीक। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, इसमें से जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका सही होगा। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। और जब बात आ जाती है रेशम, तो रेशम का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था, ठीक है। रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, चीन में किया गया था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तो कौन सा कहना सकते हैं? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक, इसके साथ साथ सिंधु के लोग और क्या क्या उत्पादित करते थे अगर मैं बात करूँ तो वो गेहूँ उत्पादन करते थे। क्या करते थे? गेहूँ, जौ उत्पादन करते थे, दाल उत्पादन करते थे। ठीक है, उसके बाद चना का उत्पादन करते थे वो। ठीक, उसके साथ और एक चीज़ बहुत है कि सिंधु घाटी के लोग कौन सी पद्धति, पैमाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते थे? तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाते थे? ग्रिड पद्धति अपनाते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई इनमें से किसने की थी? लोथल की जो खोज है हड़प्पा सभ्यता की वो इनमें से किसने की थी? आपको ये बताना है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी इसमें से? लोथल की। तो लोथल की खोज की थी किसने? एस.आर. राव ने। किसने की थी? एस.आर. राव ने। ठीक है, अच्छा ये लोथल है कहाँ? ये लोथल की बात अगर की जाए तो इस समय प्रेजेंट में कहाँ है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है, और कहाँ पे है? किस नदी के तट पे? भगवा नदी के तट पे। भगवा नदी के तट पे। ठीक, इसको लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। और इसकी जो खुदाई की थी वो एस.आर. राव ने की थी। और कब की थी? 1955 से 62 के बीच में की थी। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है ये सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का क्या मिला? घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? तो कहाँ पे मिला है? सूतकांगे। कहाँ पे मिला है? पहला ऑप्शन आपका बनावली, दूसरा ऑप्शन है चन्हुटड़ो, तीसरा ऑप्शन है सूतकांगे डोर और चौथा ऑप्शन है सुरकोटदा। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से चारों में से किन स्थान पे घोड़े की अस्थियां मिली? इन चारों में से किस स्थान पे घोड़े की अस्थियां मिली? तो घोड़े की अस्थियां कहाँ मिली? सुरकोटदा में मिली। कहाँ मिली? सुरकोटदा में मिली। ये स्थान भी आपका कहाँ है? गुजरात में। ये स्थान भी आपका कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कच्छ में ये स्थान भी आपका स्थित है। कच्छ में स्थित है ये स्थान। ठीक, और यहाँ ये जो सुरकोटदा है यहाँ से दो चीज मिली थी। एक घोड़े की अस्थियां मिली थी पहले तो, दूसरा एक कब्रगाह भी मिला था। क्या मिला था? एक कब्रगाह भी मिला था। ठीक, और इसकी खोज सुरकोटदा की जो खोज की थी ये 1964 में की थी। किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ आप डायरेक्ट आराम से मान सकते हैं पाटलिपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये तीनों हैं। अच्छा, पाटलिपुत्र नगर की बसाया किसने था? तो इसको बसाया था उदयन ने। किसने बसाया था? उदयन ने। उदयन किस वंश का था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, उदयन जो हर्यक वंश का शासक था उसने गंगा और सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? पहला, बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे को जब पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे का विवाह किया जाता है। तो कौन सा सही होगा? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण करते हैं। उपनयन संस्कार को ही बोलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले के समय में जब बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था उसके बाद वो वेदों का पाठ कर पाते थे। वेदों का क्या कर पाते थे? वेदों का पाठ या अध्ययन कर सकते थे जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। और सावित्री मंत्र का क्या कर पाते थे? वो सावित्री मंत्र बोल पाते थे, उसका उच्चारण कर पाते थे। ठीक है, सावित्री मंत्र का उच्चारण कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत हुआ? सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत हुआ? आपके पास ऑप्शन है पहला सतपथ ब्राह्मण, दूसरा है ईशोपनिषद, तीसरा है मुंडकोपनिषद और चौथा है महाभारत। तो कहाँ से हुआ? मुंडकोपनिषद से हुआ। सतपथ ब्राह्मण जो हमारा सत्यमेव जयते जो महाकाव्य है हमारा, ये वाक्य भी है। ठीक है, तो ये जो महावाक्य ये कहाँ से उद्धृत हुआ था? मुंडकोपनिषद से। ठीक, अच्छा मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के गद्य प्रकरण को क्या बोलते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। वेदों के जो गद्य प्रकरण है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पे आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पे आधारित है? तो इसमें से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पे आधारित है? चार ऑप्शन आपके पास है, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। तो कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद जो है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उपनिषद जो है, उपनिषद आपका ज्ञान के दर्शन पे आधारित है। ठीक, और अच्छा ये उपनिषद जो है इसका मतलब अगर आप देखें तो ये जो है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग था। जो उपनिषद जो था ये वैदिक जो साहित्य है उसका अंतिम भाग था। ठीक है, तो इस जो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के नाते इसको एक नाम और दिया गया वेदांत। क्या दिया गया? वेदांत। ठीक, इसका एक नाम और दिया गया वेदांत। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में से निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? आपके पास चार ऑप्शन है, वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव। तो सबसे ज्यादा किसका उल्लेख है ऋग्वेद में? इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में क्या है? सबसे ज्यादा है। अच्छा, ऋग्वेद में अगर कभी कभी पूछता है कि कितने सूक्त हैं तो कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कभी पूछ लिया कि कितने मंत्र हैं तो 10,552। ठीक है, इसको और ऋग्वेद जो पढ़ते हैं, जो ऋषि पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? होत्रिया होता। उनको क्या बोलते हैं? होत्रिया होता।
ठीक, अब आते हैं किस देवता को सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कम से कम 250 बार है। ठीक, और अग्नि का दूसरे नंबर पे कौन है, अग्नि। अग्नि का जो नाम दिया गया है वो 200 बार। ठीक है, 200 बार। 200 सूक्तों में अग्नि का नाम दिया गया है और 250 सूक्तों में करीब इंद्र का नाम वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी, तो सभी में आता है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, अर्थशास्त्र आपको पता है किसका है, कौटिल्य का है। ठीक है, फिर मनुस्मृति हो गया, न्याय मीमांसा हो गया, ये जो तीनों हैं, इन तीनों में अपराध और अपराधी का जिक्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, के ब्राह्मण मूल पाठ है, किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये 4 वेद हैं आपके पास, सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या यजुर्वेद के। तो किसके हैं ये? यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किससे रिलेटेड है? यजुर्वेद से। ये यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद के क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण। क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशिकी जो ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ऋग्वेद से संबंधित हैं। उसके बाद अगर हम सामवेद की बात करें तो पंचविश, तांड्य और जैमिनी, ये जो ग्रंथ है ये सामवेद से रिलेटेड है। ठीक है, और हम अथर्ववेद की बात करें तो क्या, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से और गोपद से ये, और बाकी यजुर्वेद से तो आपको पता है। यजुर्वेद से क्या हो गई? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री? तो किसको समर्पित है? सावित्री को। ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र निहित है वो किसको समर्पित है? सावित्री को। अच्छा, ये जो गायत्री मंत्र है सावित्री का, ये किस मंडल में है? तो ये 3rd मंडल में, तीसरे मंडल में है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, सावित्री को समर्पित। ठीक है, और इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी इसकी रचना? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो टोटल ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण। तो सर्वाधिक जो प्राचीन पुराण है वो आपका है क्या? मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। ठीक, ये मत्स्य पुराण। और ये जो देखिए टोटल अगर मैं पुराणों की बात करूँ तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, और इन 18 में से 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें जो राजवंशावली, ठीक है, राजाओं की जो वंशावली है, राजवंशावली के आधार पर है। ठीक है, इसका उसमें उल्लेख पाया जाता है। जैसे पहला तो आपने ये जो मत्स्य पुराण पढ़ा है ये एक, ठीक, उसके बाद आप वायु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें भी राजा की वंशावली है, फिर आप ब्राह्मण, ठीक है, फिर भागवत पुराण में, ठीक है। तो ये जो 5 पुराण हैं इनमें राजाओं की वंशावली से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है धनुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है शस्त्र शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, चौथा ऑप्शन है योग वेद। तो योग वेद जो है ये आपका उपवेद नहीं है, बाकी जो तीनों है वो आपके उपवेद हैं। धनुर्वेद आपका किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक, और ये जो आपका है आयुर्वेद, ये आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, और ये सब है तो ठीक है, योग वेद ये आपका उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? आपको पता है इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुरंदर कहा जाता है, या इनको पुरंदर का क्या अर्थ होता है? दुर्ग तोड़ने वाला। पुरंदर का क्या अर्थ होता है? दुर्ग तोड़ने वाला। इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है, युद्ध का नेता, देवता नहीं, युद्ध का नेता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको वर्षा या चक्रवात का देवता भी कहा जाता है। ठीक, इंद्र को ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? वर्षा एवं चक्रवात के देवता कौन है? इंद्र है। ठीक है, ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? 4 ऑप्शन आपके पास है, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या सारनाथ। तो आप सबको पता है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला था उन्होंने। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। ठीक है, सारनाथ है। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन बनता है बहुत कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो आप कहाँ लगाएंगे? कौशल देश में। कौशल देश की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती, वहाँ उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट क्या कहा जाता है? 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्मा पिटक, सूत्र पिटक, उपासका पिटक, विनय पिटक। तो आपको पता है जो क्या नाम है, जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी थी, ना कोई अपने उपदेश को कहीं पे उन्होंने लिख करके बताया था। वो जो भी उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? मौखिक। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का संकलन किया। ठीक है, और क्या बनाया? त्रिपिटक बनाया। उसका नाम क्या दिया उन्होंने? त्रिपिटक दिया। त्रिपिटक में 3 पार्ट उसके थे। पहला पार्ट था आपका सूत्र पिटक, फिर था विनय पिटक, और था आपका अभिधम्म पिटक।
ठीक, ये जो सूत पिटक है, सूत पिटक में बुद्ध के प्रवचन थे, बुद्ध के प्रवचन थे सूत पिटक में। और जो विनय पिटक है, इसमें बौद्ध संबंधी, इसमें बौद्ध जो संघ होते हैं उनसे संबंधी नियम थे, उनसे संबंधित नियमों का संकलन था ये। और जो अभिधम्म पिटक आपका था, ये दार्शनिक विचारों का संकल्पना था, दार्शनिक जो विचार होते हैं थे, दार्शनिक विचारों का संकलन था। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं है, इनमें त्रिपिटक में कौन सा नहीं है, तो उपासका त्रिपिटक का अंग नहीं। ठीक है, बाकी तीनों है। ओके, तो ये आपका हिस्ट्री खत्म हो गया 20 क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी आपका स्टार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा लिए हैं, मतलब अभी पहले बार 20 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए हैं। चलिए देखते हैं, उन सबसे बड़े देश का नाम बताइए, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक, तो आपको पता है कि सब, अब देखिए यहाँ पे जो नदी नहीं बहती है तो संयुक्त अरब अमीरात में भी नहीं बहती है, सऊदी अरब में भी नहीं बहती है और कुवैत में भी नहीं बहती है। लेकिन सबसे बड़ा देश इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। इन सब में क्या है आपका? नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत, वो सबसे बड़े देश। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है ये तीनों में सबसे बड़ा देश है, और वो ऐसा देश है जहाँ कोई नदी नहीं है। ठीक है, तो सऊदी अरब आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुल 17 देश हैं दुनिया में, कुल 17 देश हैं ऐसे जहाँ से एक भी नदी नहीं बहती है, एक भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सऊदी अरब में आप जहाँ भी खोदोगे, ठीक है, क्या निकलना है? तेल। ठीक, यूएई में क्या है? तेल। कुवैत में क्या है? तेल। ठीक है, इन तीनों में तेल है, बाकी तो लीबिया को तो छोड़ दीजिए, लीबिया तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहले बताइए कि डेन्यूब नदी है कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे है ये है मध्य यूरोप में। यूरोप में है तो है, यूरोप में भी कहाँ है? मध्य यूरोप। ठीक, और ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? जर्मनी में। वो कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, इसकी जो टोटल लंबाई है ये इसकी 2850 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा, अगर ये पूछे कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यूरोप की? वोल्गा नहीं, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ये जो डेन्यूब नदी है ये टोटल 10 देशों से होकर जाती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेकांग, दूसरा पर्ल, तीसरा गंगा। अब गंगा तो जाएगा नहीं, तो गंगा वैसे ही खत्म। ठीक, पूर्वी चीन सागर की बात हो रही है, मेकांग, पर्ल। तो जो यांगसी नदी है ये पूर्वी चीन सागर में बहती है। ठीक है, इस नदी को कहते हैं सभ्यता का पालन घर, सभ्यता का पालन, क्योंकि इस नदी के किनारे बहुत सी सभ्यताएं क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। ठीक है, ये जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी अगर नाम आ जाएगा तो क्या होगा? यांगसी नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अब ये जब विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी है? ठीक है, आप देखेंगे कि अमेजन, कांगो, नील, नाइजर, ये 4 नदियां हैं। ठीक, अमेजन कहाँ है? अमेजन और कांगो ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका की नदियां हैं। ठीक, नील नदी को आप देखेंगे तो क्या कहते हैं इसको? कांगो, ये कांगो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, नाइजर नदी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये तो अपने आप कट गया। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक, तो आगे चलो नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें, देखिए नील नदी तो होगा नहीं, ठीक है, नाइजर भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आपका है? कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी को एक और नाम से जानते हैं, जायरे। कांगो को किस नाम से जानते हैं? जायरे नदी के नाम से जानते हैं। ये अफ्रीका की, अगर मैं कहूँ कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी, ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी कांगो। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है बहुत कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो उसका नाम क्या है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और अगर ये पूछे कि कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटने वाली नदी, तो क्या हो जाएगा? माही नदी भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुलहस्ती परियोजना किस नदी के तट पर है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी के तट पर है? पहला ऑप्शन है चिनाब नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा गंगा नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में एक इलाका पड़ता है किश्तवाड़ा। ठीक है, कई बार यहाँ पे मुठभेड़ हुआ है, तो आपने नाम सुना भी होगा। तो किश्तवाड़ा में जो ये है ये परियोजना है, और किश्तवाड़ा में से होकर कौन सी नदी बहती है? चिनाब। तो चिनाब नदी पे दुलहस्ती परियोजना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो कितने प्रतिशत है? 3%। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी का 71% भाग ये जल है, ये पूरा क्या है? जल है। ठीक है, अब इस 71% में 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। एक पार्ट आता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा पार्ट आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 60.7% जल की मात्रा है। जो जल के भंडार है वो 60.7% उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% है। ठीक है, इस 71 का 60.7% उत्तरी गोलार्ध में, इस 71 का 80.9% दक्षिणी गोलार्ध में। ओके, और अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें खारे जल की, अगर 100% जल में से खारे जल की बात करें, खारा जल, तो खारा जल पृथ्वी पर जो है वो आपका 97% है, जो आपको समुद्रों महासागरों में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो मीठा जल या ताज़ा जल जिसको कहते हैं, ताज़ा जल या मीठा जल, ये जो आपका 3% है, ये केवल 3% आपका ताज़ा जल या मीठा जल है। ठीक है, जो आपको अन्य स्रोतों से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल है, तो कितने प्रतिशत है? 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन झील, दूसरा ऑप्शन कुआं, तीसरा ऑप्शन समुद्र और चौथा ऑप्शन टैंकर। सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है, ये पूछा है। तो कौन सा जल संसाधन का एक उदाहरण है? झील। ठीक, सतह पर कौन सा एक जल संसाधन का उदाहरण है? तो झील। जल सतही जल जो संसाधन होते हैं वो 4 को माना जाता है। पहला नदियाँ, दूसरा झीलें, तीसरा तलैया और तालाब। तो ये चारों में से केवल झील आपको, यानी झील आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी या नदी? तो नदी जो है वो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, नदी। जो टोटल ताजे पानी है, ताज़ा जो जल है वो टोटल पृथ्वी पे कितना है? 3% है। और ये जो 3% है इसका 2/3 हिस्सा, इसका 2/3 हिस्सा, ठीक, यानी इसका 2/3 हिस्सा जो है वो क्या है आपका? वो हिमनद, हिमखंडों, ठीक है, बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में जहाँ पहाड़ों पे जमा है। ठीक है, हिमनदों के रूप में है। और 1/3 हिस्सा जो जल है, ठीक है, वो नदियों में, भूमिगत जल। ठीक, ये है। यानी सोचिए जो हम जल, जो हमारी जो आवश्यकता पूरी करता है जो जल, उसकी मात्रा कितनी है? केवल 1/3। यानी जल कितना जरूरी है हम लोगों के लिए, जल संरक्षण कितना जरूरी है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है ये मनुष्य के जो जीवन यापन करने के लिए, बहुत सबसे महत्वपूर्ण ये जो है संसाधन है, और ये कितना कम है पृथ्वी पे। ठीक, इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए? इसका संरक्षण करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है? किस श्रृंखला में स्थित है? पहला पीर पांजाल श्रृंखला, दूसरा लद्दाख श्रृंखला, तीसरा काराकोरम श्रृंखला और चौथा जास्कर श्रृंखला। तो किस श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रृंखला। जो माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन है, ठीक है, जो ये है माउंट K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई अभी कितनी? 8611 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 किलोमीटर। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला प्रेजेंट में कहाँ पे है? POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? ठीक, किन चट्टानों में? तो पहला ऑप्शन है अवसादी चट्टान, दूसरा ऑप्शन है कायांतिक चट्टान, तीसरा ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। देखिए, इसका आंसर होगा आपका क्या? अवसादी चट्टान। ठीक, जब आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान का अपरदन होता है, उसका निक्षेपण होता है, तो क्या बनता है? वो अवसादी चट्टान बनता है। ठीक है, उससे क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनता है। ठीक, तो खनिज, जहाँ से खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं वो होता है आपका अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंशोत पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं? भ्रंशोत पर्वत में निम्नतर खंड होते हैं। देखिए, जो भ्रंशोत पर्वत होता है, जब दो भ्रंशोत, ठीक है, दो भ्रंशों के बीच, जब दो भ्रंशों के बीच, ठीक, ये जो है एक, इसका जो बीच का भाग है, ठीक है, इसके जो किनारे के भाग हैं वो नीचे धस जाए, जो इसके किनारे के भाग हैं वो नीचे धस जाते हैं। ये मान लीजिए नीचे धस गया जब किनारे का भाग, और बीच का भाग स्थिर रहता है। बीच का भाग क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत। ठीक है, भ्रंशोत पर्वत का ये एक रूप होता है क्या? ब्लॉक पर्वत। और जब इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा का क्या मतलब होता है कि किनारे के भाग अगर स्थिर है, किनारे के भाग आपके क्या है? स्थिर है, और बीच का भाग क्या करता है? ऊपर पुल आउट कर जाता है, यानी ऊपर बढ़ जाता है, और तब ये जो निर्माण होता है इसमें ये स्थिर है। किनारे के जो स्तंभ है वो क्या है? आपके स्थिर है, और बीच का पार्ट उड़ गया। तो अब जो पर्वत का जो रूप बनेगा उसको हम कहेंगे क्या? हॉर्स। उसको बोलेंगे हॉर्स। ठीक, तो ये निम्नतर खंड की बात अगर कर रहा है कि निम्नतर खंड होंगे तो कौन सा होगा? हॉर्स होगा। ठीक, क्या होगा? हॉर्स होगा। अब ये जो ब्लॉक पर्वत हैं आपके, जैसे ब्लॉक पर्वत का अगर हम उदाहरण लें, इसका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण लें, तो ब्लॉक पर्वत में आपका भारत में अगर हम देखें तो भारत का सतपुड़ा पर्वत देख लीजिए, भारत का सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जर्मनी का देख लीजिए, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पाकिस्तान में एक पर्वत है सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में एक पर्वत है सॉल्ट रेंज, नमक का पर्वत मत समझिएगा, सॉल्ट रेंज इसका नाम है। ठीक है, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। और यूएसए में, यूएसए का अगर हम नाम है तो यहाँ पे आप जानते हैं सियरा नेवादा, सियरा नेवादा जो श्रेणी है, ये सब आपके ब्लॉक पर्वत का है। ठीक, और अगर हम हार्स की बात करें तो जर्मनी में एक पर्वत है, जर्मनी में एक पर्वत है हार्ज पर्वत, ये हार्स पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। तो कहाँ पे स्थित है? रूस में। माउंट जो एल्ब्रूस है वो कहाँ पे स्थित है? रूस में स्थित है।
असल में ये जो माउंट एल्ब्रूस पर्वत है ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है ये, ठीक है। और ये कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे स्थित है, ठीक। कौन सी पर्वत चोटी पर पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे स्थित है? तो कौन सी है? माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो। माउंट चिम्बराजो कहाँ है? तो माउंट चिम्बराजो जो है ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर, इसका नाम इक्वाडोर क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर पे है। कहाँ पे है? इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा पे है, ठीक है, विषुवत रेखा पे है। तो वहाँ पे ये पर्वत स्थित है चिम्बराजो, ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पे है, ठीक, विषुवत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता है कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम 5 सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें 5, तो सबसे पहले आपके नाम पे क्या आता है? माउंट एवरेस्ट, पहला हो गया 8,848। मैं दूसरे की बात करूँ तो दूसरा क्या होगा? K2 हो जाएगा। K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर। तीसरे की बात करूँ तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा, इसकी हो जाएगी ऊंचाई 8,598 मीटर। अच्छा, मैं चौथे की बात करूँ तो लाओत्से हो जाएगा, लाओत्से, ठीक है, लाओत्से की ऊंचाई 85 से 16 मीटर, ठीक। और पांचवें की बात करूँ तो पांचवा क्या है? मकालू पर्वत। मकालू पर्वत, मकालू पर्वत की कितनी है? 8450 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत गैर एशियाई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, मैकिनली पर्वत, एकांक्वा पर्वत। तो जब गैर एशियाई पर्वत की बात किया है तो देखिए किलिमंजारो पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। आपको पता है किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। मैकिनले, माउंट मैकिनले कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। एल्ब्रूस कहाँ है? अभी हमने पढ़ा, रूस में। और अकांकागुआ कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। तो ये तो सारे के सारे आपके क्या हो गए? गैर एशियाई पर्वत हो गए, ठीक है, यानी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके पास ऑल्पस, दूसरा ऑप्शन हिमालय काराकोरम, तीसरा ऑप्शन एंडीज और चौथा ऑप्शन है तिब्बत। तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। अगर पूछूं कि ये कितनी बड़ी है तो ये फैली हुई है आपकी कितनी? 7200 किलोमीटर के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये सबसे बड़ी है, उसके बाद रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है उसके बाद, ठीक है। रॉकीज पर्वत कितना है? 4800 किलोमीटर। उसके बाद हिमालय है। एशिया में अगर बात करें तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय है। हिमालय कितना है? 2500 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है। फिर बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ पे है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये कितने किलोमीटर की है? 3700 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आपका है ट्रांस अंटार्कटिका। ये कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये विश्व की कुछ 5 महानतम जो बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है। नेक्स्ट चलते हैं। तनामी रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान? तनामी रेगिस्तान, ये निम्नलिखित में से किस देश में है? पहला ऑप्शन है आपके पास चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है भारत। तो किस देश का है ये? ऑस्ट्रेलिया। तनामी जो रेगिस्तान है वो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो एक भाग है जो रेगिस्तान है, दी ग्रेट सैंडी, द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, ठीक है, इसके पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में स्थित है ये जो तनामी रेगिस्तान है, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का ये तीसरा बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का ये 3rd नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की घास पाई जाती है जिसको कहते हैं स्पिनीफेक्स। स्पिनीफेक्स नाम की घास पाई जाती है और यहाँ पे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। लाल रंग के क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ठीक, आपको ये बताना है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है कौन सा देश। तो आपके पास ऑप्शन है अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजीरिया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, नाइजीरिया। बाकी ये तीनों आते हैं, ठीक। अफ्रीका, अच्छा, ये जो आपका रेगिस्तान है सहारा, ये कहाँ से है? ये जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है, उत्तरी में अटलांटिक महासागर, वहाँ से लेकर के कहाँ तक फैला है? लाल सागर तक फैला है, ठीक है। उसके बाद सूडान के उत्तर से लेकर के एटलस पर्वत तक, फिर सूडान का आप उत्तर का पार्ट ले लो, सूडान के उत्तर से लेकर के और एटलस पर्वत तक ये पूरा क्या हुआ है? फैला हुआ है रेगिस्तान, ठीक है। ये जो रेगिस्तान का क्षेत्रफल है ना, ये भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है। भारत का जो क्षेत्रफल है उसका दोगुना कर लेंगे तब इस रेगिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक। फिर अगर हम बात करें तो और भी जो देश हैं, जैसे माली हो गया, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, फिर आपका लीबिया, ठीक है, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया। उसके बाद आप ले लीजिए अल्जीरिया, सूडान, ठीक, अल्जीरिया, सूडान, ठीक है, चाड, मिस्र,
चाड, मिस्र, ये सभी देश, ठीक, ये सभी देश, मोरक्को, ये सभी देशों में ये क्या हुआ है, पूरी तरह से फैला हुआ है, रेगिस्तान ये जो है फैला हुआ है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है इसमें से? इसमें से है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अच्छा, ये थार रेगिस्तान ये कहाँ है? ये भारत में, ये भारत में कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ गोबी का रेगिस्तान, गोबी का रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया, मंगोलिया। ठीक, और ये आपको अभी तो सहारा पड़े हैं, सहारा कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में गोबी। और मोजाबे कहाँ है? मोजाबे, मोजाबे जो है ये उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पे? कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, ये जो कजाइलकुम रेगिस्तान है, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया में स्थित है, मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया के देश में कौन किस किस देशों में अगर स्थित है इस बात की बात है, तो ये उज्बेकिस्तान में भी स्थित है और तुर्कमेनिस्तान में भी स्थित है, और साथ में साथ ये बीच में एक और देश आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। इन तीनों देश में ये रेगिस्तान स्थित है। ठीक, ये जो पाया जाता है ये दो दरिया के बीच में पाया जाता है। ये जो रेगिस्तान है ये दो दरियाओं के बीच में फैला हुआ। ठीक है, ये दो दरियाओं के बीच में है। इस दरिया का नाम है खीर दरिया और इस दरिया का नाम है अमू दरिया, अमू दरिया। इसका ये दो दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, यहीं पे पूरी तरह से ये रेगिस्तान क्या हुआ है? फैला हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खनन। तो किस पर आधारित है? कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि। ठीक है, आपको पता है 1960 के बाद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान के उत्पादन में क्या हुआ? उच्च पैदावार हुई। ठीक है, और कई प्रकार के नए बीजों का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो था, यहाँ उच्च पैदावार थी, कई प्रकार के नए बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरकों की उपलब्धता थी यहाँ पे। ठीक, इस वजह से भारी मात्रा में कृषि का क्या हुआ? यहाँ पे विकास हुआ 1960 के बाद से। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः क्या है? कृषि है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो कौन सी है? सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीएसओ। ठीक, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या होगा? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र नहीं है, सेवा सर्विस सेक्टर, सॉरी कृषि सेक्टर नहीं, दिमाग पे चला गया, थक गया चला। चलिए, ये जो सेवा क्षेत्र है इसका दूसरा नाम, सॉरी गाइस, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे सेवा क्षेत्र का तीसरा नाम तृतीय क्षेत्र, यानी इसमें क्या क्या, जैसे बैंक हो गया, ठीक, बैंक आपका हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब कृषि जो आता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि आपका किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपके जो उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधे जो आपके होते हैं वो किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गला सूख गया। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? मतलब सबसे ज्यादा श्रम किस क्षेत्र में? श्रम अवशोषक क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास तृतीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन आपके पास निजी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन आपके पास सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, चौथा ऑप्शन आपके पास प्राथमिक क्षेत्र। तो बताइए कौन सा होगा इसमें से? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब किससे? कृषि। ठीक है, कृषि हो गया, आपका पशुपालन हो गया, ठीक, पशुपालन हो गया, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, फिर आपका मत्स्य पालन, खनन, ठीक है, वानिकी आप ले लीजिए, डेयरी उद्योग ले लीजिए, ये सब आपके क्या है? सारे के सारे आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं। तो ये सबसे ज्यादा श्रम अवशोषक क्षेत्र है। ठीक, अगर मैं तृतीय क्षेत्र की बात करूं तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या अभी मैंने बताया, ट्रेन आता है, बैंकिंग आता है, ट्रेन, बैंकिंग, बीमा, ये सारे आपके क्या होते हैं? तृतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र की बात करूं, द्वितीय क्षेत्र में आपके सूती कपड़ा उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, ठीक है, ये सब आपके होते हैं। ठीक, निजी क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, चिकित्सा देखरेख द्वारा या सभी तीनों? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तीनों के द्वारा। आप मानव पूंजी का निवेश तीनों में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो किसके द्वारा दिखाया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। जो आज जिस दिन आपका आम बजट पेश होता है उसके एक दिन पहले ये जो आर्थिक आपका भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा आपका क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। और ये जो प्रकाशित किया जाता है, ये जो किसके नेतृत्व में आर्थिक सर्वेक्षण आता है? ये आता है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में। अब आपका काम ये है, आपका ये होमवर्क ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। भारत का जो वित्त मंत्रालय है उसमें भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार इस टाइम कौन है, ये आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान, रोलिंग लिखा है यहाँ पे, रोलिंग होगा, रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा पहले बात कर ले रोलिंग प्लान की। रोलिंग प्लान कब से कब तक कहा जाता है? रोलिंग प्लान को कहा जाता है अनवरत योजना। क्या कहा जाता है? अनवरत योजना। अनवरत योजना। पहले तो ये जो अनवरत योजना थी ये होती थी लागू, 1 साल के लिए लागू की जाती थी। ठीक है, फिर इसकी जो मांग, मतलब इसकी आवश्यकता के आधार पर इसको दीर्घ अवधि तक बढ़ा दिया जाता था। ठीक है, तो इसी के लिए इसका नाम पड़ गया अनवरत योजना। ये कब से कब तक था? 1978 से 1980। ठीक, यानी 1978 तक कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद आपका क्या लगा था? अनवरत योजना लगा था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। अगर हम बात करें अनवरत योजना की ओर, तो अनवरत योजना के जन्मदाता किसको कहा जाता है? गुन्नार मेडल। गुन्नार मेडल को अनवरत योजना का जनक बोला जाता है, जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये जो अनवरत योजना लगाई गई थी, रोलिंग प्लान जो एक्शन लगाया गया था, ये किसके द्वारा लगाया गया था? जनता सरकार द्वारा। जनता सरकार द्वारा लगाया गया। जब जनता सरकार थी 1978 में, अप्रैल 1978 में इसको लागू किया गया था। ठीक, अच्छा पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1976 से 1978। 1976 से 1978 इसके बाद लग गई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपकी? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक, ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी आपकी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1969 से 1974। फिर अगर मैं बात करूं आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो वो कब से कब से थी? 1985 से 1990। और मैं बात करूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की, तो वो कब से कब तक थी? 1997 से, फिर उसको 2000 में क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या था जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को दृष्टिकोण को लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है व्लादिमीर लेनिन, दूसरा ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, तीसरा ऑप्शन है लियोनिड ब्रेजनेव, उसके बाद आपका है निकिता क्रुश्चेव। तो जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन ने रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं का क्या किया गया था? दृष्टिकोण को लागू किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक। ठीक, और इस योजना का जो थीम था वो था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। ठीक, तो ये कौन सा जाएगा? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, समावेश का मतलब क्या होता है? अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, अधिक समावेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहला ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है 3य पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन है 4थी पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो आपका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बाकी आपको बताया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1974 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ठीक है, क्या चीज ऐसी बढ़ेगी जिससे निजी निवेश में वृद्धि करने की अधिक संभावना होगी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। हो जाएगा आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगर आपको पहले से पता हो जाए कि मैं कितना निवेश करूंगा तो मुझे कितनी पूंजी प्राप्त होगी, उसका अनुमान अगर आप लगाने तो आप निवेश करेंगे। ठीक है, अगर घाटा होगा तो नहीं करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? और आर्थिक अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित होता है। ठीक है, तो जब निजी अधिकार की बात आ जाएगी तो निजी अधिकार में क्या हो जाता है? पूंजीवाद हावी हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पूंजीवाद के अंदर। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देखें तो क्या है? यूएसए। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का, यानी साम्यवादी, यहाँ पर साम्यवादी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या है? रूस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अस्तित्व एक साथ होना। ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व एक साथ होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, ठीक, ठीक है, अगला सवाल आपका, अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर है। ठीक है, आपको बताना है कि सही उत्तर निम्न में से कौन सा है। ठीक, तो चारों के चारों आपके क्या है? सही है। ये चारों के चारों आपके क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित और समस्या विकास में पुनरीक्षण तथा परिष्कृत हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? राकेश मोहन, बीवी केलकर, अर्जुन सिंह गुप्त या विवेक देवराय? तो कौन थे? वी केलकर। कौन थे? वी केलकर। इन्होंने 28 दिसंबर 2015 को अपनी क्या रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। ये अध्यक्ष थे, पीपीपी मॉडल पर आधारित जो संरचना विकास है उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संयुक्त क्रांति के रूप जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मन एडवर्ड? तो किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अमूल कंपनी के संस्थापक है, ठीक है। इन्होंने 1970 में श्वेत क्रांति की क्या की थी? शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं भारत में, ठीक। बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण क्रांति, चौथा ऑप्शन है पीली क्रांति। तो जो पीली क्रांति वो आपको पता है तिलहन से रिलेटेड है, ठीक है। हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति में क्या किया गया था? दुग्ध उत्पादन से, ठीक। और स्वर्ण क्रांति जो है वो आपका बागवानी से रिलेटेड है। तो क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका? पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन आपके पास है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो कौन सा सही होगा आपका? देखिए, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 1966 से 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, भारत में थे। एम एस स्वामीनाथन ये भारत में थे हरित क्रांति के जनक। विश्व में अगर पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन थे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। कैलिफोर्निया में इन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन के जो उन्नत बीज होते हैं उसका इन्होंने वो किया था, ठीक है। सबसे पहले उन्नत बीजों का प्रयोग किया था और ये इन्होंने हरित क्रांति के ये जनक विश्व में है, ठीक है, कैलिफोर्निया में। और उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो गेहूं, शुरुआत में जो लक्ष्य था वो गेहूं उत्पादन का था। फिर 1983 में चावल उत्पादन में हरित क्रांति का प्रसार होने लगा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे गन्ना वगैरह मतलब जो खाद्यान्न है उसमें भी होने लगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस राज्य में सबसे अधिक लाभान्वित, सबसे अधिक लाभान्वित कौन से हुए थे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ठीक। तीसरा ऑप्शन है सिंचाई, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें विपणन। तो ये दोनों तो नहीं थे, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें, ये दोनों तो घटक नहीं थे। हरित क्रांति क्या क्या थे? उच्च उत्पादन देने वाली किस्में और सिंचाई विभाग, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं पॉलिटी पे। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित हैं? आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 30 से 49, आर्टिकल 42 से 56 या आर्टिकल 28 से 48। तो आपको पता है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के वो भाग 4 में वर्णित हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग 4 में किस आर्टिकल? आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी है, ठीक है। कुछ अगर हम मतलब बात करें राज्य के जो नीतिगत सिद्धांत हैं इनमें जो संशोधन हुए हैं उनकी, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 36 से 51। संशोधन की बात करें अगर हम तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 1976 में, ठीक। 1976 में क्या क्या शामिल किया गया था? आर्टिकल 39 है, 43 है, ठीक, और 48 है, ये शामिल किए गए थे। फिर अगला जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1977, ठीक है। इसमें क्या धारा 2 को शामिल किया गया था। धारा 2 को आर्टिकल 38 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि आर्टिकल 21A, ठीक, 21A जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, इसको क्या बनाया गया था? मूल अधिकार बनाया गया था, मूल अधिकार में रखा गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में तहत निहित है? तो आपको पता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा 20 क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण करने का प्राप्त करने का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया था अगला सवाल। भारत के संविधान में
अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता है भारत के संविधान में, पहले अनुसूचियों पर बात कर लें तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? आपको डायरेक्ट कुछ करने जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा? 12 अनुसूचियां। ठीक है, अगर हम कुछ ये बात करें कि कैसे किन अनुसूचियों के बारे में बात करें तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, कौन सी 4 नहीं आई थी वो देखिए। 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन है उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 1985 आया, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, तो आपने पढ़ा था 52वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। ठीक है, 1985 के बाद 1992 आया। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया, 73वां संविधान संशोधन आया जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वही नगरपालिका और पंचायती राज वाला। ठीक है, 1992 में 74वां संविधान संशोधन आया और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। ठीक, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है आमुख, प्रलेख, राज्य की नीति। तो यहां से देखिए, संविधान की मुख्य विशेषताएं ये तो नहीं कहा जाता, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी नहीं कहा जा सकता, प्रलेख कभी सुना ही नहीं है, आमुख हाँ ये सुना है। ठीक है, आमुख जो है ये सुना है। अब ये क्वेश्चन जैसे अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, एम लक्ष्मीकांत, तो प्रस्तावना वाले जो चैप्टर है उसमें आमुख करके ही बताया हुआ है। ठीक है, हिंदी में आमुख लिखा भी, वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख। इसके साथ साथ अगर मैं कई क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के किसको कहा है? संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी तो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। फिर कभी कभी बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा तो किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसको कहते हैं? संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसे कहते हैं? सम्मानित भाग, संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ये सब जो वर्ड है ये किसके लिए यूज होते हैं? प्रस्तावना के लिए। और ये सारे वर्ड को कहा किसने था? इसे कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, तो ये भी अगर पूछ लिया तो आप बता देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार ये लिए गए थे कहां के संविधान से? यूएसए के संविधान से। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिए गए थे। अच्छा, यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया था? न्यायिक पुनर्विलोकन, आपको पता होगा न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, फिर राष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है। ठीक है, उसके बाद महाभियोग का प्रावधान, महाभियोग कैसे लगाया जाता है? महाभियोग का प्रावधान ये यहां से लिया जाता है यूएसए से। अच्छा, यूके से क्या लिया गया था? यूके से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई थी। यूके से क्या ली गई थी? हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई थी यूके से, ब्रिटेन से। तो यहाँ पे यूके से क्या ली गई थी? संसदीय व्यवस्था। और क्या क्या लिया गया था यूके से? जल्दी सोचिए, यूके से क्या लिया गया था? संसदीय विशेषाधिकार लिए गए थे, एकल नागरिकता ली गई थी। ठीक है, और क्या क्या लिया गया था? और मंत्रिमंडल व्यवस्था ली गई थी, मंत्रिमंडल। ठीक है, व्यवस्था, एकल अधिकार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक, ये सब आपके कहां से लिए गए थे? ये ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं आपका, ये तो ब्रिटेन हो गया आपका। कनाडा से क्या क्या लिया गया था? कनाडा की बात करूं मैं, कनाडा से आपका क्या लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था आपका संघात्मक व्यवस्था, और प्लस जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं केंद्र के पास, केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं केंद्र के पास, ये लिया गया था कनाडा से। और क्या लिया? आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड तो अभी आपने पढ़ा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी तो लिया ही गया था। और संविधान में क्या पार्ट लिया गया था? राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो उनको लिया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तो संविधान संशोधन जो आपका अमेंडमेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368, ठीक, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। फिर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। क्या लिया गया था? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची लिया गया था। फ्रांस से क्या लिया गया था? अगर ये पूछा जाए फ्रांस से, तो फ्रांस से क्या लिया गया था? फ्रांस से आपका समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के प्रावधान, ठीक है, बंधुत्व का प्रावधान। ठीक, ये सारे लिए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? आ गया ना, तो कहां से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी आपने पढ़ा था, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो क्या ये सबसे छोटा लिखित संविधान है? नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा, ये विशेषता नहीं है भारत की संविधान की। ठीक, समझ में आ गया? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में कितना है, कितने भाग है? 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 क्या है? आर्टिकल है। अब तो बढ़ गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
25 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946, 11 नवंबर 1946 को, 26 जनवरी 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अच्छा, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अध्यक्ष सबसे पहले किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बोले तो अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया था? क्योंकि सबसे ज्यादा वयोवृद्ध पुरुष वही थे, ठीक है, सबसे ज्यादा वयोवृद्ध पुरुष वही थे। अच्छा, फिर स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निर्विरोध ये क्या हो गए? चयनित हो गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चयनित हुए थे, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के, कुल कितने अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन की संख्या पूछ लेता है, तो कितने अधिवेशन हुए थे? 11। और जो 11वां अधिवेशन था, 11वें अधिवेशन में ही 26 नवंबर 1946 को संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। तो भूलिएगा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मारेंगे क्या? नहीं। कौन मारेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मारेंगे। चलिए, मतलब उनको नहीं मारेंगे, कहने का मतलब है उस ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? यह अर्धसंघीय संरचना है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, शक्तियों का, अभी देखिए ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र क्या? न्याय तो सर्वोच्च है ना, न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है भारतीय संविधान में, तो क्या ये सही होगा? तो यानी ये इसकी विशेषता नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? क्या सूचित करना है? तो भारतीय क्या इसमें सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये आपने सुना भी होगा। तो डी, अगर प्रस्तावना पढ़ा होगा तो इसको देखा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ठीक है। कौन कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अच्छा, कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा व अवसर की समता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन बी एन राव। तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। अच्छा, बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी एन राव क्या थे? सलाहकार समिति के संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। बाकी बापू के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, अहिंसावादी व्यक्ति। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश में संदर्भ लिया? अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश में संदर्भ लिया? तो अवशिष्ट शक्तियां अभी आपने कहां पढ़ी थी? अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया? भारत के संविधान ने अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया? तो कनाडा से लिया था ना अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, केंद्र के पास। तो ये देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? कौन सा श्रेष्ठ स्वरूप है उपयुक्त संघवाद का? सहकारी संघवाद। भारत में कौन सा संघवाद चलता है? सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों की अवधारणा इसमें कि दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे? सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक दूसरे की मतलब स्वतंत्रता का क्या करेंगे? एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान रखेंगे, ठीक, केंद्र व राज्य में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे कहते हैं सहकारी संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ये बताना है आपको। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 2 बार आ गया ये, ठीक है। इसको कर लीजिए 15 अगस्त, ठीक, 15 अगस्त 1947। तो आपको बताना है इन चारों में से, ऑप्शन में से। तो क्या हो जाएगा? देखिए 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर, या देखिए 26 जनवरी 1950 संविधान सभा को कब पारित किया गया? तो ये देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, समझ रहे हैं, 11वां अधिवेशन था, पढ़ाए होंगे, ठीक। और 26 जनवरी 1950 से क्या आ गया? प्रभाव में आ गया संविधान सभा, ठीक है। तो ये आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा चीज ये जो है 26 नवंबर, ये जो 26 नवंबर है, ठीक है, इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? आपको बताना है, आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, जैसा कि दिया गया है, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये जो सरकार गठित हुई थी, इसमें गृह मंत्रालय, कई बार पूछता है, गृह मंत्रालय, सूचना विभाग, ठीक है, और प्रसारण विभाग, ये कौन संभाला था? इसको संभाला था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा, ठीक है। भारत की जो देशी रियासतों को विलय करने का काम इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत था। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री। अगर ये आपसे पूछा जाए कि रक्षा मंत्री सबसे पहले उस सरकार में कौन था, तो कौन थे? बलदेव सिंह। कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में,
बलदेव सिंह। फिर आपका आता है श्रम मंत्री अगला, ये इससे भी क्वेश्चन बनता है कि श्रम मंत्री कौन थे अंतरिम सरकार में, तो जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है। और रेलवे परिवहन मंत्री अगर आपसे पूछ ले कि पहला रेलवे परिवहन मंत्री भारत में कौन था, ठीक है, तो कौन था? आसफ अली। आसफ अली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना? ठीक है, वैसे यहाँ पे कितने शब्दों का बना तो लगभग में होना चाहिए। ठीक, लगभग जो था भारतीय संविधान जो शब्द थे वो 1,17,349 शब्द थे। ठीक है, 1,17,349 शब्द थे। तो ये क्वेश्चन इतना से गलत माना जा सकता है, मतलब ऑप्शन सारे गलत हैं इसमें। ठीक है, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लगभग होता तो 1,20,000 मार देते। ठीक है, अगला चलते हैं। भारत का संविधान लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था तो आपको पता है कितने समय में लिखा गया था? 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, 3 वर्षों में, 3 वर्षों से अधिक अवधि में 2 वर्षों में। तो ये सब ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान जो था वो संविधान सभा जो चला था उसमें टोटल बहस कितनी हुई, तो उसके प्रारूप पे जो बहस हुई थी, ठीक है, प्रारूप पे जो बहस हुई थी वो कितने दिन हुई थी? तो वो चली थी कितने दिन? 114 दिन। ठीक, और व्यय राशि कितनी थी? व्यय राशि, तो व्यय राशि कितनी थी उसकी? 63,96,729 रुपए। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए जो व्यय राशि थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय, भावनात्मक में एकात्मक। तो क्या है? डी ऑप्शन है। रूप विधान में संघीय और भावना में ये कैसा है? एकात्मक। एकात्मक कहने का क्या मतलब है कि सभी शक्तियां एक ही सरकार में निहित है, सभी शक्तियां इसकी क्या है? एक ही सरकार में निहित है। और संघात्मक यानी संघीय कहने का क्या मतलब है कि इन जिनमें शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच, इसमें जो केंद्र है और राज्य के बीच ये शक्तियां क्या हुई हैं? बटी हुई हैं, शक्तियां बटी हैं। ठीक है, तो दोनों स्वतंत्र हैं। अब यहां से आपका आ जाता है साइंस। ठीक, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन अब आपको करने हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस नाम से? विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मछली, ये जो सेरिकल्चर है, ये सेरिकल्चर क्या है? सेरिकल्चर आपका, तो सेरिकल्चर है रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन। ठीक, उसके बाद अगर आपका बात करें पिसिकल्चर, पिसिकल्चर किससे है? मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य पालन, सॉरी मत्स्य पालन। ठीक, हॉर्टिकल्चर किससे है? बागवानी, बागवानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? वेरिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? वेरिकल्चर, सेरिकल्चर, लिटिकल्चर या तो तभी आपने पढ़ा है कौन सा? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो है ये रेशम के कीड़े का वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। ठीक, अच्छा, विश्व में भी मैंने आपको बताया था, विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहां पे हुआ था? विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहां पे हुआ था? तो कहां हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि प्राकृतिक रेशम में, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में अग्रणी कौन है? तो प्रथम स्थान पे कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सेरिकल्चर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथो हड्डियों, पक्षियों, अप्सरों या धातुओं से। तो किससे ऑर्निथोलॉजी का संबंध? पक्षियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी वनस्पति से, प्राणी से, कीट से या रसायन, तो कीट पतंगों से। एंटोमोलॉजी का संबंध यानी कीट से। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर, ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी। तो कौन सा होता है? ऑन्कोलॉजी। तो ट्यूमर से संबंध क्या है? ऑन्कोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो ये पक्षियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पक्षियों से संबंधित है, ये पक्षियों का अध्ययन कराता है। एनाटॉमी की बात करें तो मानव शरीर का अध्ययन कराती है। ठीक, मानव शरीर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। यूरोलॉजी कहते हैं तो पेशाब संबंधित जो बीमारियां होती हैं, पेशाब से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, बीमारियां होती हैं, उसका हम यूरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शारीरिक रचना विज्ञान। क्या कहते हैं? शारीरिक रचना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मार्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, नीडोलॉजी। तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। और जो ये आपका हर्पेटोलॉजी है, ये हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसमें सरीसृप वर्ग का अध्ययन करते हैं, सरीसृप वर्ग का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी में निमेटो का अध्ययन करते हैं, निमेटोड का, ये निमेटोड का अध्ययन करते हैं। और नीडोलॉजी में पक्षियों के जो घोंसले होते हैं, घोंसले, ठीक है, पक्षियों के किसके होते हैं? घोंसले और अंडे, इनका अध्ययन करते हैं नीडोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो क्या कहलाता है? टोमेटोलॉजी। टोमेटोलॉजी आपका क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी अभी आपने पढ़ा था, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ट्यूमर का। ठीक है, अभी और कैलोलॉजी क्या होता है? मनुष्य के सौंदर्य का, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। ठीक है, ये आपका कहलाता है कैलोलॉजी। और डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है? आपका चमड़े का, ठीक है, चर्म रोग से, चर्म का अध्ययन। ठीक है, चमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या नेत्र रोग। तो किससे संबंधित है? शिशु रोग। जो डॉक्टर होते हैं, जो बाल शिशु होते हैं ना, बाल शिशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं,
या बाल शिशु जो मतलब जो डॉक्टर होते हैं उनको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब पेडिस्टेरियन बोलते हैं, पेडिस्टेरियन, पीडियाट्रिक्स नहीं पेडिस्टेरियन बोलते हैं उनको, ठीक। तो पीडियाट्रिक्स मतलब क्या होता है, शिशु रोग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइटोटिक सेल डिवीजन किस चरण में क्रोमोसोम को एक दूसरे से पृथक करते हैं, ठीक है। तो किस में एक दूसरे को मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, तो किसमें कैसे करते हैं, एनाफेज में। एनाफेज कोशिका विभाजन में एनाफेज में जो क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है, ठीक। तो पाचन थैली आपको पता है कौन सी है, इसमें से लाइसोसोम। कोशिका में पाचन थैली क्या होती है, लाइसोसोम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक। अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं, और एक होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें न्यूक्लियस केंद्रक, ये केंद्रक विहीन होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं ये केंद्रक वाले होते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिनमें केंद्रक नहीं होते हैं उसमें सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया आपका क्या है, बैक्टीरिया ये केंद्रक विहीन जीव है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया। बाकी सारे में इन तीनों में एंटेमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पाइरो गायरा हो गया, इन सब ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। तो इनमें केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक पौधे की पत्तियों में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलमकाइमा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होता है, पैरेनकाइमा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में हरित लवक काफी अधिक संख्या में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ये बहुत ज्यादा करता है, ठीक। तो इसलिए इसमें क्लोरोफिल ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। आपको पता है त्वचा की जो सबसे ऊपरी सतह है, त्वचा की जो सबसे ऊपरी सतह है उसको कहते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस कहते हैं उसको हम, ठीक। उसके बाद मध्य परत को कहते हैं डर्मिस, मध्य परत को क्या कहते हैं, डर्मिस। और सबसे गहरी जो होती है उसको कहते हैं सबक्यूटियस, सबक्यूटिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये डर्मिस नहीं होगा, ठीक, सबक्यूटिस तो है नहीं, एपिडर्मिस दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। निश्चय 15वां नंबर आपका विज्ञान में। प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाने जाते हैं। प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं। आपको पता है प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन जो होता है ये जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, क्या कहते हैं, जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन में एक विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल बहुलक पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। तो इन अमीनो एसिडों की जो संख्या होती है, अमीनो एसिडों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, ठीक है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये एक दूसरे से जो संबंध बनाते हैं वो उसे कहते हैं पेप्टाइड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा आपका, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज। तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो जब आ जाएगा आपका, तो किसने किया था, जे बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। जेम्स बर्जीलियस लगा लो, जेम्स बर्जीलियस ने किया था। कब किया था, 1938 में, ठीक। आपको पता है मानव शरीर का 15% भाग ओनली प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन होता है, ठीक, प्रोटीन से बना होता है। अगला, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए, ठीक है। मांस, चावल, गाजर या मछली। तो चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा, ये मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है मानव शरीर को, ठीक है। मनुष्य के शरीर का लगभग 50% से लेकर के और 79% तक का जो, या 80% तक का जो ऊर्जा है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से आता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में जो संगठन होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संगठन होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे है, तो ये आपको गेहूं से मिलेगा, ठीक, चावल से मिलेगा, मक्का से मिलेगा, बाजरा से मिलेगा, ठीक है, जौ में से मिलेगा, शक्कर से मिलेगा, दूध से मिलेगा, ठीक, मान से मिलेगा, ठीक है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वो क्या कहलाता है। तो रिसेप्टर, इनहेसर, प्रमोटर या रेगुलेटर। तो कहलाता है प्रमोटर। जो जीन होता है ना, जीन या सिस्ट्रान जिसको कहते हैं, उसके शुरू में प्रोमोटर होता है, उसके शुरू में क्या होता है, प्रोमोटर होता है, ठीक है, शुरुआत में जो पहला भाग होता है, ठीक, प्रमोटर स्थल तथा अंत में समापन स्थल, ठीक है। और अंत में जो समापन स्थल होता है वो भी प्रमोटर होता है, ठीक। तो जब अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए और आरएनए उस प्रमोटर स्थल, जो प्रमोटर वाली जगह होती है वहां पे आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, पॉलीमरेज से जुड़ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे 20 से 200 तक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक एक्स और वाई क्रोमोसोम, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। आपको पता है मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और उन 23 जोड़े गुणसूत्र में एक 22 और एक इस भाग में बटे होते हैं। 22 में क्या होता है, 22 जो होते हैं वो
22 जोड़ी गुणसूत्र होता है और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, ये असमान होता है, ये असमान लिंगी, ये असमान लिंगी गुणसूत्र होता है, ये असमान लिंगी गुणसूत्र हेट्रोसोम्स कहते हैं इसको, हेट्रोसोम्स कहते हैं इसको, ठीक है। नर में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और मादा में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? ये जो रोग है ये किसके कारण होता है? तो यह बता दूं, ये एक अनुवांशिक रोग है जो माता पिता द्वारा बच्चे को वाहक होता है, माता पिता तो इसके वाहक होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आरबीसी में समान हीमोग्लोबिन के स्थान पर असमान हीमोग्लोबिन होने के कारण आरबीसी ऑक्सीजन के कमी से हसिये के आकार का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। जो आरबीसी है, आरबीसी की संरचना ऐसी हो जाती है जब उसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक, हसिये के आकार का हो जाता है, तो इससे ये रोग हो जाता है, इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे क्या देखिए, लौकिक फॉलिक अम्ल की कमी, ये गलत है। हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण, तो ये तो सही है, हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण, बाकी ये सब आपके गलत हो जाएंगे। तो ये आपके साइंस के थे 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन आपके करंट के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन से देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए? फिर से क्वेश्चन सुनिए, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो क्या सही होगा? यूएसए, ठीक। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया? दुनिया का पहला, स्टैटिक पार्ट भी हो गया, ठीक है, दुनिया का पहला जीवित विश्वविद्यालय, करंट तो है प्लस ये क्या है, स्टैटिक करंट है, ये स्टैटिक करंट है, ठीक है। आगे चल करके अगर ये 10 साल बाद एग्जाम में पूछ लेना तो ये मत कहना कि 10 साल के पहले का करंट अफेयर पूछ लिया, क्योंकि अब ये क्या है, स्टैटिक है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय वही जहाँ शांति निकेतन है, शांति निकेतन समझ ना, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और कब की थी इसकी स्थापना? 1921 में। 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, 1951 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, और अब ये यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, दूसरा ऑप्शन बराक ओबामा, तीसरा ऑप्शन एंजेला मार्केल और चौथा ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप। तो किसको प्रदान किया गया है? एंजेला मार्केल, जो कि पूर्व जर्मनी चांसलर थी, पूर्व जर्मनी की क्या थी? चांसलर थी, और साथ साथ ये एक वैज्ञानिक भी है, ठीक है। तो जर्मनी में इन्होंने बहुत से जो है लोगों को वो दिया, क्या कहते हैं, प्रवासी, मतलब एडॉप्ट किया, ठीक है, उनको जगह दी वहां पे, इसलिए उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से उनके इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो दिया गया था ये आइवरी कोस्ट में दिया गया था, आइवरी कोस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ठीक है। तो भारत, कनाडा का तो इस समय बुरा हाल है, भारत, ठीक है, भारत को 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र, वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई? तो किसमें शुरुआत की गई? प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ या वाराणसी? कहां पे किया गया? तो गाजियाबाद में की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वीएफएक्स ग्लोबल वीजा की शुरुआत की गई, ठीक। आई थिंक वीएफएक्स ग्लोबल वीजा ने प्रयागराज में की गई, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वीएफएक्स ग्लोबल वीजा है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्टार्ट की गई, ठीक है। कहाँ स्टार्ट की गई? प्रयागराज में, आंसर इसका प्रयागराज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याया तोसे के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो किसको प्रस्तावित किया गया है बीएचएस के रूप में? लद्दाख को। किसको? लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है आपका? इंदिरा नगर निगम। कौन सा है? इंदिरा नगर निगम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? चार ऑप्शन में से हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला, दुनिया के सबसे बड़े, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला कहां रखी? पार्क किस शहर में स्थित है? ठीक, ये पार्क किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? नागपुर। कहां पर रखी? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? फुटबॉल 2027 के एशिया कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? कौन सा करेगा? सऊदी अरब। कौन सा करेगा देश? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीता? तो किसने जीता? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीता खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले
वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी? T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली तेज गेंदबाज कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा। कौन बनी? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी ने कायरा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो किसने? तिलोत्तमा सेन ने। किसने? तिलोत्तमा सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो किसने जीता है? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ओपन टेनिस 2023, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो कतर ओपन टेनिस 2023 का जो खिताब है वो दुनिया के सेकंड नंबर के बेहतरीन जो टेनिस प्लेयर है उन्होंने जीता। कौन है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किसने अर्जेंटीना ओपन जीता? ठीक है, फरवरी 2023 में किसने फरवरी 2023 में किसने अर्जेंटीना ओपन जीता? तो किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 2023 में अर्जेंटीना ओपन जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? गूगल ने हाल ही में कौन सा अपना AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो कौन सा लॉन्च किया? बार्ड। बार्ड गूगल का पहला AI संचालित चैटबॉट है। ठीक है, या लैम्डा या LAMD है, लैम्डा लैंग्वेज पे मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में 100 संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया? ठीक है, तो बेंगलुरु में हुआ था एयर इंडिया शो, ये बेंगलुरु में हुआ था और इस शो में गरुड़ एरोस्पेस ने क्या किया? सूरज का अनावरण किया जो 100 संचालित ड्रोन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। क्या नाम है? आधार मित्र। आई थिंक ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 120 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, और इस मेहनत को आप जाया ना जाने दीजिए, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए। अगर आप सुनेंगे भी ना तो भी आपको कई इन क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसको ये जो सीरीज है आपका, इसको मैं चलाऊंगा आपके पेट एग्जाम के डेट, मतलब पेट एग्जाम तक। ठीक है, तो पेट एग्जाम तक समझ लीजिए अगर 120 क्वेश्चन आपने कर लिया, 30 दिन अगर आपके पास है तो 12 3 3600 क्वेश्चन। 30 दिन में अगर आपके पास है, 20 दिन आपके पास, मान लीजिए 20 दिन कराया तो 12 दूनी 2400 क्वेश्चन का एक अच्छा खासा बैंक आपके पास आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।